जो अशोक गहलोत आदरणीय सीएम ने देखा है, लेकिन अब वो जो सपना है वो पूरे राज्य का सपना बन चुका है, वो एक शेयर ड्रीम बन चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हेल्थ, शिक्षा, कनेक्टिविटी तमाम क्षेत्रों पर दिया जा रहा है और सीएम का कहना है कि वो 2030 यानी 7 सालों में प्रदेश की प्रगति 10 गुना करना चाहते हैं। पिछले कुछ अरसे से देखें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के और लोगों को जो लाभान्वित होने को लेकर के, वो हेल्थ सेक्टर रहा है। आज के कॉन्क्लेव की शुरुआत हम इसी मुद्दे पर और इसी सेक्टर से करेंगे। इसे लेकर मेरे साथ 4 बड़े ख़ास मेहमान राजस्थान से जुड़े हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद हैं, जो प्रोफेसर एमरिटस हैं और वाइस चांसलर RUHS के। वहीं डायरेक्टर हैं RUHS के मेरे साथ डॉक्टर अरविंद शक्तावत जो हैं, और मेरे साथ जो है जुड़ चुके हैं इस वक्त पे अनिल अग्रवाल यूनिसेफ से हैं, और मोहम्मद शाहनवाज भी हैं खुशी बेबी एप्लीकेशन के, और डॉक्टर अजीत शक्तावत डायरेक्टर RUHS से। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर भंडारी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अगर अभी तक के अशोक गहलोत के टर्म्स को देखें, तीसरा टर्म उनका ये है, 98 में उन्होंने BPL मेडिकेयर कार्ड स्कीम शुरू की थी। इसमें BPLs को फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलने लगे, जांच होने लगी। 2008 में जब वो थे तो उन्होंने फ्री मेडिसिन शुरू की, निःशुल्क जांच हुआ और तमाम तरह के उपचार उन्होंने शुरू किए। इस बार वो उसे और आगे ले जाकर उन्होंने शुरू किया राइट टू हेल्थ, जो अधिकार बनाया जनता के लिए। और एक सबसे बड़ी स्कीम जो जनता को लाभ कर रही है वो है चिरंजीवी योजना। इन तीनों टेन्योर को जब आप देखते हैं तो राजस्थान किस तरह से पायनियर बन पाया है अभी तक हेल्थ पॉलिसीज़ में, और 2030 के जब मिशन की बात होती है तो उसमें किस तरह का मॉडल आप एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह का मॉडल इम्प्लीमेंट होना चाहिए तब तक? आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। हर टर्म में ऑनरेबल अशोक गहलोत साहब की जो हेल्थ के प्रति कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला गया है, और यही परिणाम है। अगर मैं टुडे बैकवर्ड्स जाऊं, आज राजस्थान हेल्थ के मामले में एक मॉडल स्टेट बन गया है। वी आर नॉट ओनली द बेस्ट मॉडल स्टेट इन कंट्री बट वर्ल्ड ओवर। जब सबसे पहले टर्म में ऑनरेबल गहलोत साहब ने फ्री मेडिकेशन शुरू किया था, वो एक जनरल पॉपुलेशन को एक सबसे बड़ा लाभ था। राजस्थान की जनता ही नहीं, हमारे प्रदेश में 15 से 20% पेशेंट बाहर के राज्यों से आते हैं, उनको भी बहुत रिलीफ मिला था। उसके बाद जो एक एक करके नंबर ऑफ मेडिकेशंस, फ्री मेडिकेशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बढ़ते गए, और अभी लेटली इस टर्म के अंदर जो चिरंजीवी योजना है उसने तो टोटली हेल्थ सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। मुझे ऐसा फीलिंग ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इन द वर्ल्ड। आप देखें, इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो इस चिरंजीवी योजना के माध्यम से हमको मिली है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो या लंग ट्रांसप्लांट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, एनी पॉसिबल टर्शरी हेल्थ केयर हम प्रदेश में ही नहीं, अगर कोई बाहर भी करवाना चाहे, ये एक अनपैरेलल्ड और अद्वितीय है। मैं सोचता हूँ विदेशों में भी इस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इस इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो उनका सपना है निरोगी राजस्थान का, क्यूरेटिव मेडिसिन के साथ साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना है निरोगी राजस्थान का, कि डिजीज़ डेवलप भी नहीं हो, हर व्यक्ति को हम प्रिवेंटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव नॉलेज और प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन और केयर प्रोवाइड करें। ये हर उनके टेन्योर में बढ़ता ही चला गया है, और इसी कारण हम लोग उनकी जो प्रो सिटीज़न जो स्कीम्स हैं, हम प्रोबेबली वर्ल्ड लीडर्स थे कोविड मैनेजमेंट में। कोविड मैनेजमेंट की जो बात होती है तो राजस्थान बड़ा पायनियर रहा बीते 2-2.5 सालों में, और खुद करीब मुख्यमंत्री ने 400 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उनको 3 बार कोविड भी हुआ, और प्रधानमंत्री ने खुद ने तारीफ़ की राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल बनकर उभरा। तो कैसा अनुभव आपका रहा, क्योंकि आपने काफ़ी नज़दीकी तौर पर काम किया था खुद CM के साथ में? क्या राजस्थान ने पेश किया और क्या सीखा जिसको हम 2030 में जो है जब हम पहुँचेंगे तो उसे इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जब आगे कभी कोई महामारी इस तरह की आए तब कितना सशक्त राजस्थान होगा? देखिए, जो हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था कोविड का, वो पूरा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित था। वी वर द पायोनियर्स। जब पहली बार मार्च 20 में कोविड पेशेंट्स आए थे, हमारी टीम ने और हम लोगों ने इनोवेटिव के तौर पे हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवाई शुरू की,
हम एक ब्रिज हम क्रिएट करना चाहते थे, पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट टिल पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल। और आपको खुशी होगी कि हमारे द्वारा की गई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हमें सक्सेस मिली और सारे शुरू के कोविड पेशेंट ठीक हो गए। ये एक सुपर हिट साइंटिफिक इनोवेशन राजस्थान में हुआ। इसके कारण हमें यूनाइटेड नेशन से क्वेरीज आई, व्हाइट हाउस से क्वेरीज आई, आईसीएमआर ने हमारे प्रोटोकॉल को अप्रूव किया। अब ऑनरेबल सीएम ने टेक ओवर किया और उन्होंने पूरे कोविड के दौरान करीब 500 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स की। मैं अगर आपको एक एक चीज़ बताऊं, हमारे को अर्लीस्ट पॉसिबल रेमडेसिविर उनके सानिध्य से मिला। लाइक डॉक्टर्स वर वेरी प्रोएक्टिव। हम लोगों ने बहुत ही एक प्रोएक्टिवली इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाए। ऑनरेबल सीएम ने अपनी वर्चुअल मीटिंग्स करके नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट के अंदर कोविड मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स प्रतिपादित और ट्रांसफ़र किए। उन्होंने हर स्टेज पे इंश्योर किया कि कोविड को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी से छोटी जगह डेवलप हो। रेमडेसिविर जब यूज़ करना हमने शुरू किया, हमने देश में सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहल पे हमें अनलिमिटेड रेमडेसिविर प्रोवाइड किया। बेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, वर्ल्ड क्लास आईसीयूज़, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रिएट किया गया। आपने सुना होगा एक उस समय महंगा इंजेक्शन आता था टॉसिलिजुमैब, जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपये होती थी। जब हम लोगों ने उनको निवेदन किया कि ये लाइफ सेविंग है, उन्होंने अनलिमिटेड टॉसिलिजुमैब और रेमडेसिविर नामक दवाइयाँ प्रोवाइड की। जब सेकंड डेल्टा वेव आई थी, उस समय क्राइसिस बहुत अधिक था, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बहुत अधिक थी। हम लोग उनको बताएंगे कि सर अब दवाइयाँ शॉर्ट हो रही है। ऑनरेबल सीएम ने, गहलोत साहब ने स्टेट प्लेन देश के विभिन्न भागों में भेज के दवाइयाँ उपलब्ध हमें कराई है। तो बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, डॉक्टर्स का डेडिकेटेड टीम जो हमारा था, लेकिन इसमें उनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने एज ए सीईओ, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रतिदिन कोविड की समीक्षा की। जब हमारे मित्र लोग दूसरे भागों में ये हमसे पूछते थे तो कई ये कमेंट करते थे, इज़ योर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सो ही टेक्स द डेली वर्चुअल मीटिंग्स। हम लोग कहते थे नो सर। सो प्रोएक्टिव अप्रोच बाय द गवर्नमेंट, आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉबेबली हमारा कोविड मैनेजमेंट देश में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सहारा गया। कोविड का मैनेजमेंट की असेसमेंट होता है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, डेथ रेट से। जब पूरे देश में सेकेंड वेव, डेल्टा वेव में डेथ रेट बहुत अधिक थी, राजस्थान में लोएस्ट थी 1 to 4%। ब्लैक फंगस जो कि पूरे प्रदेश में इतना अच्छी तरह मैनेज किया गया कि हमारे ब्लैक फंगस की रिकवरी रेट और डेथ रेट बेस्ट इन द कंट्री थी। ब्लैक फंगस में एक स्पेशल तरह की दवाई जो एम्फोटेरिसिन, उस समय इतनी शॉर्टेज थी, बट मुझे मालूम नहीं बट किस तरह मुख्यमंत्री जी ने हमें अनलिमिटेड वे में वो उपलब्ध कराई। तो बेसिकली हमें गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिला, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो किया गया, प्रोबेबली हम कोविड को मोस्ट इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। उस लीडरशिप का जिक्र आपने किया, किस तरह से जो जब कमियों से जूझ रहा था देश दवाइयों से, और ख़ासतौर पर जब पश्चिमी देश हमें वो दवाएं नहीं दे रहे थे, जाहिर तौर पर आपने उसको बखूबी बयां किया। डॉक्टर शक्तावत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि लीडरशिप की ज़रूरत थी और न जाने कहाँ से उन्होंने वो कमियाँ पूरी कर दी। तो जिस तरह से राजस्थान एक मॉडल बना, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आई कोविड में वो थी ऑक्सीजन की। उस पर काफ़ी डेथ्स को लेकर भी सवाल उठे सब, लेकिन राजस्थान में उसे काफ़ी अच्छे ढंग से प्रबंधन किया गया, उसका मैनेज किया गया। और एक दौर है, मुझे याद है 2000 जब डेल्टा वेरिएंट आया था 21 में, तो काफ़ी बाहर के राज्यों के लोग सिफारिश लेकर यहाँ पे भर्ती होने आ रहे थे कि यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है। क्या आपका अनुभव रहा कोविड मैनेज करने में, क्योंकि आप तो वो हॉस्पिटल ही देख रहे थे RUHS, उसके आप डायरेक्टर भी हैं, और किस तरह से स्ट्रॉन्ग अब राजस्थान हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के और महामारी से लड़ने को लेकर के, और जब मिशन 2030 की जब बात हो तो क्या मॉडल आप देखना चाहते हैं अगले 7 सालों में? डेफिनेटली जिस ढंग से ऑनरेबल सीएम ने लीडरशिप ली है कोविड पेंडेमिक के ड्यूरेशन के टाइम में, उसी लीडरशिप को नीचे के लेवल पर मैं ऑनरेबल VC साहब की इस मामले में कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब ने भी लीडरशिप को एक चैलेंज की तरह, टास्क की तरह लेते हुए इसको एक्सेप्ट किया। डेफिनेटली किसी भी पेंडेमिक की जो व्यू रचना होती है वो हमारी 3 लेवल पर हम जनरली करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन,
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड आपकी मेन पावर, आपके डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिकल स्टाफ, आपकी नीचे की लेबोरेटरी असिस्टेंट, थर्ड वन होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो तीनों लेवल पर अगर हम राजस्थान मॉडल की कोविड मैनेजमेंट के ड्यूरिंग जो एक एप्लीकेशन हुई वो ऑनरेबल सीएम और जो मॉनिटरिंग डॉक्टर भंडारी साहब के लेवल पर हुई, और नीचे के लेवल पर जो डेडिकेशन ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो देखने को मिला, उसका रिजल्ट ये था कि राजस्थान मॉडल को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक रिकॉग्निशन मिला। और वी आर द फर्स्ट स्टेट, जैसा कि सर ने भी एड्रेस किया इस चीज़ को, कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टॉसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, इवन यूज़ ऑफ रेमडेसिविर इन डे केयर सेंटर्स, हमने करीब 500 पेशेंट, आप देखेंगे कि कोविड मैनेजमेंट का अगर मोलिकुलर लेवल पर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो 90% ट्रीटमेंट एक सिंगल डोज की है। एंटीबायोटिक सिंगल डोज, रेमडेसिविर सिंगल डोज, टॉसिलिजुमैब सिंगल डोज। तो जो ट्रीटमेंट है इनिशियली वो विद इन हाफ एन आवर हम कंप्लीट कर देते थे। उसके बाद पेशेंट की एक ऑक्सीजन लेवल से हम पूरी उसकी, अगर कोई लंग का इन्वॉल्वमेंट है, HRCT चेस्ट की फैसिलिटी इमीडिएटली, आप देखेंगे कि RUHS के अंदर पूरा एक कोविड मैनेजमेंट को लेकर ट्राइज हमने क्रिएट किया। हमने कलर कोडिंग के जरिए वहाँ की इमरजेंसी को, इवन वार्ड बॉय भी है तो उसको भी हमने ट्रेंड किया, गार्ड भी है तो उसको भी हमने ट्रेंड किया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन आप चेक करिए, उनका चेक करने के बाद में उसका कैटेगराइजेशन करिए। जितने भी कलर कोडिंग के बेस पर हमने ऑक्सीजन परसेंटेज के बेस पर पेशेंट का डिवीज़न किया, सीरियस पेशेंट को प्रायोरिटी के साथ में अटेंड किया, और इवन इमरजेंसी के अंदर ही हमने व्हील चेयर विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ताकि इमीडिएटली अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आता है और आपने उसको ऑक्सीजन इमीडिएटली प्रोवाइड कर दी तो उसका 90% ट्रीटमेंट वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्सीजन को लेके जो मैनेजमेंट ऑनरेबल सीएम साहब की लीडरशिप में स्टेट में रहा, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक एसेट था हमारे लिए, जिसके अंदर एक सिंगल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 1700 सिलेंडर्स के बराबर है। आप सोच सकते हैं लोग बाग एक एक सिलेंडर्स के लिए उस समय काफ़ी एनवायरनमेंट और उधर माहौल ऐसा था कि क्राइसिस महसूस किया जा रहा था। लेकिन स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की लीडरशिप और जो माइक्रो लेवल पर जो मैनेजमेंट था, उससे स्टेट के अंदर किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन डेफिशिएंसी प्लस किसी तरह की कोई दवा की कमी महसूस नहीं की गई। और जहाँ तक RUHS प्लेटफॉर्म का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक हमने किया। वहाँ की जो बेड कैपेसिटी है उसको भी हमने करीब 2000 के आसपास बेड स्ट्रेंथ हमने उसकी बढ़ाई, और इवन स्टेट से ही नहीं पड़ोसी राज्यों से भी हमारे पास सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट का काफ़ी हद तक रेफरल रहा उसमें। डॉक्टर अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, आप यूनिसेफ से जुड़े रहे हैं, आप काफ़ी नज़दीकी से पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं। आप जब राजस्थान को पाते हैं, जब हेल्थ इंडिकेटर्स की बात होती है, हेल्थ पैरामीटर्स की बात होती है, एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो क्या मानते हैं कि राजस्थान अभी कहाँ खड़ा है हेल्थ पैरामीटर्स को लेकर के, और क्या कुछ सुधार अभी जो 2030 मिशन की बात हो रही है इसके तहत करने की ज़रूरत है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राजस्थान को जो पहले बीमारू एक कैटेगरी में रखा जाता था, और जिस तेज़ी से राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में प्रगति हुई है वो वास्तव में सराहनीय है। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँ कि राजस्थान का इम्यूनाइजेशन कवरेज अगर हम देखें तो देश के कवरेज से लगभग 14% कम हुआ करता था, और अभी 2020 के जो लेटेस्ट सर्वे डेटा हैं हम 4% आगे हैं नेशनल एवरेज से। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव, अगर एक समय में हम सोचते थे अरे राजस्थान में 70% कभी हो पाएगी क्या, ऐसे सपनों जैसी बातें लगती थी, पर अगर आज देखें तो 95% विमेन आर चूजिंग कि हम संस्थाओं में अपना प्रसव कराएं, जो देश में सबसे ज़्यादा है शायद, जो काफ़ी ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि बहुत पिछले कई सालों में, जैसे अर्ली न्यूनेटल मॉर्टलिटी, पहले 7 दिनों में होने वाली मृत्यु दर जो बच्चों में हुआ करती थी, उसमें जो प्रगति की गति है वो वन ऑफ द बेस्ट है। इम्यूनाइजेशन कवरेज का जो चेंज होने की गति है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है, और न केवल कवरेजेस में परिवर्तन आया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस में बहुत, क्योंकि राजस्थान के साथ जो बड़ा चैलेंज है कि सबसे बड़ा राज्य है देश का, 10% से ज़्यादा हम ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है,
किसी भी देश में प्रदेश में दिखाई दे। यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ ट्राइबल भी है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ डूंगरियाँ भी हैं। तो उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि राजस्थान ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। पहले मैं बस अपनी बात, पहले हम जब बाड़मेर में जाया करते थे तो डॉक्टर्स 40-35 ऐसे पूरे ज़िले में मिलते थे, अब इतने ब्लॉक में मिलते हैं। तो पहले पीएचसी 5-5, 6-6 पीएचसी खाली मिलती थी, अब एक एक पीएचसी पे कई बार 2-2 डॉक्टर मिलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सभी में राजस्थान में काफ़ी प्रगति हुई है और मैं इसको गोल्डन एरा कहना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ का। डॉक्टर अग्रवाल की बात से क्यों लेते हुए मैं आपके पास आना चाहता हूँ मोहम्मद, कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है राजस्थान को जब देखते हैं तो, और सुविधाओं के हिसाब से कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। आप जो एक खुशी बेबी ऐप आपने क्रियान्वयन करना शुरू किया इसका, तो किस तरह की सोच थी इसे लेकर के, कि जो टारगेटेड डेटा का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आजकल हेल्थ सेक्टर में, तो किस तरह से इससे मदद मिली है यहाँ पर राजस्थान भर में नीतियों को और सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने में, और क्या मॉडिफिकेशन इसमें करने की ज़रूरत है अभी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली जब ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज से करीब 7-8 साल पहले, तो जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमने काम करना शुरू किया था उसमें सबसे पहले था जो कि ये जब भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं सभी, ये पेपर्स पे ज़्यादातर काम करते हैं, रिपोर्टिंग हो गया या कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ये रिपोर्टिंग हो गया, और जब ये मल्टीपल हैंड्स ऑफ होता है तो क्वालिटी ऑफ डेटा जो डेफिनेटली ये सफ़र करता है। जैसा कि आपने बताया कि फिर धीरे धीरे पेपर की जगह एप्लीकेशंस आए, और एप्लीकेशंस भी जो डिजिटल एप्लीकेशंस थे वो मल्टीपल प्रोग्राम्स के अलग अलग एप्लीकेशंस आने शुरू हो गए। और पब्लिक हेल्थ में जैसा कि अभी सब समझ करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, जो टारगेट पॉपुलेशन है, वो बहुत मैटर करता है कि आप किसी भी हेल्थ वर्कर के लिए उसके अंतर्गत कितनी आबादी को वो सर्व कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रैक करना, ये सभी कुछ पेपर पे करना और मल्टीपल एप्लीकेशंस पे करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। और कभी कभी तो हम बात करते थे कि ये जो काम हो रहा है वो भी हम नहीं दिखा पा रहे हैं, या वो भी रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, अंडर रिपोर्टिंग के इश्यूज़ भी होते थे। जैसा कि आपने कहा, राजस्थान बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेट है, जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, क्लाइमेटिक चैलेंजेस भी हैं। तो इन सब को फैक्टर में रखते हुए हम लोगों ने जिस सोच के साथ काम करना शुरू किया था वो था कि वन स्टॉप सोल्यूशन, बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, लेकिन वो सभी हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, सभी वर्टिकल नेशनल प्रोग्राम्स के लिए एक एप्लीकेशन हो। और हेल्थ, जब आपके पास एक हेल्थ वर्कर है, टारगेट बेनिफिशियरीज एक आपका वही है, तो वाई वी शुड हैव ए डिफरेंट एप्लीकेशंस। और इस सोच के साथ हमने इस पे काम करना शुरू किया। और निरोगी राजस्थान जो प्लेटफॉर्म आदरणीय सीएम साहब का एक एम्बिशियस एक प्रोग्राम है, 2019 दिसंबर में ये लॉन्च हुआ, और तब से अभी तक आप कह सकते हैं कि और जस्ट उस लॉन्च के बाद कोविड आया, और कोविड में एक हमने मिशन लीज़ा, जो मिशन लाइफ सेविंग, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म को हमने इस्तेमाल किया फॉर द सर्विलेंस ऑफ लाइक ओवर 1.5 करोड़ पीपल इन राजस्थान। तो एक अपने आप में अक्रॉस द स्टेट वो स्केल किया। और आज के डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब 4 करोड़ 20 लाख लोगों का डेटा पॉइंट्स इस प्लेटफॉर्म पे है, अंडर डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम, चाहे वो मैटरनल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, इम्यूनाइजेशन हो, या इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम्स हो। इन सब में ये हम लॉन्गिट्यूडनली उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। 70,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्क इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक मिशन 2030 का सवाल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन डू वंडर, इट कैन गो अ लॉन्ग वे। बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो हम जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वी आर वर्किंग एज अ टेक्निकल पार्टनर विद द डिपार्टमेंट, वो हमारा मिशन ये है कि एक तो सबसे पहले वो फर्स्ट जो 3I स्ट्रेटजी हमारी है वो है इंक फ्री करना, सब कुछ पेपरलेस करना, जिससे कि आपको 1 क्लिक पर इंफॉर्मेशन हेल्थ ऑफिसर्स हों, ब्लॉक लेवल हो, डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज़र जो डेटा है जो यूज़ करना चाह रहे हैं उस डेटा को उनके पास एक्सेस हो, ताकि वो डेटा एविडेंस बेस्ड एक्शन ले सकें। दूसरा हमारा है ये जो अलग अलग एप्लीकेशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट के हों, उनको हम इंटर ऑपरेबल करना या इंटीग्रेट करना, दैट इज़ आवर सेकेंड आई। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू इंसेंटिवाइज द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स टू गो फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो जैसा कि अभी जो स्मार्टफोन योजना के तहत
हम लगभग 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को फ़ोन दिए गए हैं, स्मार्टफोन्स दिए गए हैं, तो अब उनका डेटा वो अपने पास एक्सेस कर सकती हैं। तो इस तरह से वो डेटा प्लस जो डिवाइस के साथ जो डेटा प्लान गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक सीमलेस प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं इससे उनके डेटा कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग और डेटा बेस्ड एक्शन, उसमें एक नेक्स्ट लेवल का जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये जो आपने बताया कि 4 करोड़ 20 लाख लोगों के पास तक आप पहुंच चुके हैं, तो इनमें कौन ज़्यादा लोग कौन है अक्रॉस राजस्थान? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक हेल्थ में डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं करीब 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, जो कि लगभग 90-95% डिजिटल हेल्थ सर्वे वहाँ हो चुका है। सो लिटरली डिजिटल हेल्थ सेंसस किया है इन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने। अब आप समझ सकते हैं जहाँ 90-95% डेटा पॉइंट्स उन हेल्थ वर्कर्स के पास मौजूद है, उनके टारगेट, तो वो बेसिकली अपनी ड्यू लिस्ट देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में। और इसमें महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग, जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स में जिनको गवर्नमेंट सर्व करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हों, चाहे वो रेफरल्स के लिए जब मेडिकल ऑफिसर्स के पास डेटा जाता है, तो ये तीनों एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हमने जो दिया है, इसके माध्यम से ये कर पा रहे हैं। इसमें सभी का डेटा मौजूद है। कुछ स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अभी लो परफॉर्मिंग है। फोकस हमारा है कि वहाँ भी ये 100% कवर कर लें, और ताकि ये एक बेसिकली एक अक्रॉस स्टेट जो है वो सभी का डेटा हेल्थ वर्कर्स के पास जो एक्सेसिबल हो, ताकि वो इस पे डेटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग और एविडेंस बेस्ड एक्शन वो कर सकें। जी डॉक्टर भंडारी, मैं इस कॉन्वर्सेशन में आपके पास वापस लौटना चाहूँगा। अक्सर कहते हैं कि किसी भी एक प्रगतिशील देश के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है एक स्वस्थ नागरिक की होती है। एक दौर था हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ा और मेडिसिन में काफ़ी प्रोग्रेस आया। जीवन तो लंबा हो गया है, लेकिन जीवन जो सेहतमंद जीवन होता था उसको लेकर के बड़े चैलेंजेस हो गए। मतलब अगर इंडिया को देखें तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया कहलाता है। कैंसर अपने आप में एक महामारी बन चुका है। हार्ट अटैक्स खासतौर पे पोस्ट कोविड सिनेरियो में हम देखें तो 25-30 साल अभी कोई उम्र ही नहीं रही है। एक ज़माने में कहा जाता कि हार्ट अटैक वो सपोज टू बी लेटर स्टेज पे, लेकिन अभी क्या है, बहुत जल्दी 25-30 साल के लड़के भी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसे कैसे एड्रेस करेंगे जब मिशन 2030 की बात होती है? तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, हमारा एवरेज लाइफ स्पैन था 49 ईयर्स, और उस समय हम लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस से फाइट कर रहे थे। टुडे वी हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 70 ईयर्स, और आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिसमें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी मुख्य हैं। ये प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल की, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक प्रॉब्लम कोविड के बाद कुछ अधिक हो गई है। इन सब चीज़ों को कम्बैट करने के लिए जो हमारा राजस्थान का हेल्थ मॉडल है, विच इज़ द बेस्ट हेल्थ मॉडल, हमारा हेल्थ मॉडल में प्रिवेंटिव हेल्थ मॉडल भी है और टर्शरी केयर सेकेंडरी हेल्थ मॉडल भी है। और इस हेल्थ मॉडल को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, इट इज़ अ आइडियल हेल्थ मॉडल फॉर मिशन 2030। आपने जैसा कहा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, तो हमारे स्टेट का मुख्य मिशन है निरोगी राजस्थान। इट मीन्स पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, और उनको लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचने के लिए, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, वुमेंस डिजीज़ हो, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हो, इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग निरोगी राजस्थान प्रिवेंटिव प्रोग्राम हेल्थ लॉन्च किया गया। हमने इसको हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के निर्देश में शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्री के हुज़ हू, जो कि मोस्ट एमिनेंट डॉक्टर्स थे, डॉक्टर रेड्डीज हॉस्पिटल से उनकी डॉटर डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर सरीन, उनको बुला के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। सो निरोगी राजस्थान को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारा जो चैलेंज है लाइफस्टाइल डिजीज़ का वो वीक हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में टर्शरी लेवल की हाईएस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई है। आप देखिए हर छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में आजकल कार्डियक इंटरवेंशन होने लग गया है। हर छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में सीटी, एमआरआई और नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट होने शुरू हो गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो कि पहले एक स्टेट में एक हॉस्पिटल में कन्फाइंड था, अब उसको हम प्रदेश की सारी मेडिकल कॉलेजेस में परकोलेट कर रहे हैं। सो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ का चैलेंज है वो बिकॉज ऑफ द प्रोएक्टिव स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जिससे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का जल्दी पता लग जाता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जिसमें बेस्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने की दवाइयाँ उपलब्ध होती है, और इस चिरंजीवी योजना के कारण बहुत जल्दी ही हम लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक हार्ट, लंग, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कोविड प्रोग्राम को इतना मॉनिटर किया कि उनके कारण हम देश में मेडिकल कॉलेजेस में पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग एस्टेब्लिश कर पाए। उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ लैब्स और टेक्नीशियंस को तैयार करने के लिए हमें सपोर्ट किया। एज अर्ली एज ईयर 2021 में हमने जयपुर में एसएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू किया। उसमें हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कौन सी वेव अल्फ़ा वेव, डेल्टा वेव और ओमिक्रॉन है। ये मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे रिसर्च किया और ये पाया कि सेकेंड वेव जो डेल्टा वेव थी उसके कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट और ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हुए हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि हर मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमें गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट ऑफ कार्डियक इंटरवेंशन, न्यूरो इंटरवेंशन सेंटर डेवलप किए गए। तो मैं सोचता हूँ कि मिशन 2030 में हमारा प्रिवेंटिव मॉडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोर्टिव मॉडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो टर्शरी हेल्थ केयर जो पहले प्रदेश के कुछ चुनिंदा 5 या 7 सिटीज़ में थी, अब वो एवरी नुक एंड कॉर्नर में अवेलेबल होने वाली है। इसके साथ साथ मिशन 2030 में हम वर्चुअल कनेक्टिविटी और टेलीमेडिसिन को बहुत महत्व दे रहे हैं। आज एक प्रदेश के दूर दराज छोटी से छोटी जगह अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या ब्रेन प्रॉब्लम है तो वो टेलीमेडिसिन और वर्चुअल मेडिसिन के द्वारा स्पेशलिस्ट से कम्युनिकेट करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, betterment of manpower by opening 24 new medical colleges, virtual connectivity with telemedicine and developing the best tertiary infrastructure, probably ये मिशन 2030 का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि पूरे प्रदेश में नॉट ओनली बिगर टाउन्स में छोटी से छोटी जगह पेशेंट को अननेसेसरी रेफर नहीं किया जाएगा। दूर दराज में आइदर वर्चुअल और टेलीमेडिसिन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट में टर्शरी हॉस्पिटल्स होने के द्वारा, प्रिवेंटिव और निरोगी मेथोडोलॉजीज के कारण डिजीज़ को प्रिवेंट करने वाला आवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज सो स्ट्रॉन्ग। सो मैं सोचता हूँ ओवरऑल इन ऑल द डायरेक्शंस वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस ड्यूरिंग मिशन 2030। डॉक्टर शेखावत, जिस तरह से डॉक्टर भंडारी बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर से हम एक मॉडल से बच सकते हैं, जो पोस्ट कोविड सिनेरियो में लाइफस्टाइल डिजीजेस से तो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, जो पोस्ट कोविड सिनेरियो में देखें तो लंग्स की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसको किस ढंग से प्रिवेंटिव ढंग से अभी से हम हैंडल कर सकते हैं ताकि अगले 7 सालों में इस तरह की बीमारियाँ और कम की जा सकें? डेफिनेटली आपने देखा कि जिस ढंग से पोस्ट कोविड सिनेरियो के अंदर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इवन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल सीएम साहब ने पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का एक बहुत बड़ा एक बजट अनाउंसमेंट है और उसी बजट अनाउंसमेंट को हम प्रोसीड कर रहे हैं RUHS प्लेटफॉर्म पर। जिस ढंग से कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बढ़े हैं, डेफिनेटली पोस्ट कोविड में लंग फाइब्रोसिस भी एक बहुत बड़ा लंग सीक्वली ऑफ कोविड निकल के आया है। और इस जो पोस्ट कोविड फेज़ के अंदर जो लंग कॉम्प्लिकेशन निकल के आ रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग जो है हम OPD के अंदर पेशेंट्स की कैटेगराइजेशन करके, उनका डिस्निया है, उनकी लंग की पैथोलॉजी है, उनका HRCT की जो स्कोरिंग कोविड के टाइम थी उसको हम यहाँ पर फिर मॉनिटर कर रहे हैं। उनके और कोई सिम्टम्स जो नए डेवलप हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर स्क्रीन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उसी रेफरेंस में कई तरह के पब्लिकेशंस भी पोस्ट कोविड फेज़ में देखने को मिले। इनके साथ साथ जो हमारा 2030 का जो मिशन है, आप अगर नंबर्स की बात करते हैं तो राजस्थान का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल अगर मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं जो कि करीब 32 के आसपास है। सिमिलरली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो करीब 570 के आसपास है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो 2200 के आसपास है। सिमिलरली अगर हम सब सेंटर्स की बात करते हैं तो वो करीब 15,000 के आसपास है। तो फिगर्स में हम काफ़ी साउंड्स हैं। मिशन 2030 में हमारा मेन मिशन ये रहेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस PSCs बने,
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है हमारी इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बने। आज हर मेडिकल कॉलेज लेवल पर भी हमें सीटी है, एमआरआई है, सीएससी लेवल पर अगर ये फैसिलिटीज़ मिलती है तो डेफिनेटली हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में जो डिजीजेस का परसेंटेज बढ़ा है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को, उनको हम प्राइमरी लेवल पर ही प्रिवेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। अनिल जी, आपने सुना, दोनों सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं जो अक्सर बात होती है कि वो जो इंडिकेट करते हैं कि भाई कहाँ हेल्थ में खड़ा हुआ है कोई स्टेट। एक ज़माना था, जो हम कॉन्वर्सेशन से पहले ही बात कर रहे थे, कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हम 3-3.5 करोड़ बजट का भी होता था। अब हम बात करते 20,000 करोड़ पे हम लोग खड़े हैं। तो जो फंडिंग की बात है, क्या वो पर्याप्त है, और कहाँ टारगेटेड फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, किस स्कीम्स में आप देखते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसी स्कीम्स जो अभी और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर्स में? जी, वैसे पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो फंडिंग बहुत अच्छी हुई है, जैसा कि डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर शेखावत दोनों ने बताया। और पिछले कुछ वर्षों में तो खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब मेडिसिन्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, सभी में बहुत प्रगति हुई है। पर जो अभी जो कुछ एरियाज़ जो बचे हैं, खास तौर पर क्वालिटी ऑफ केयर, अभी भी कुछ छूटे हुए एरिया हैं जिनमें कि डिफरेंशियल पैकेजेस, कि हम जो बहुत छूटे हुए, बहुत दूरस्थ के एरिया हैं, वहाँ पे रिटेंशनशिप, कि हम ज़्यादा लंबे समय तक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कर सकें, उसमें काफ़ी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजीज सरकार को बनानी होंगी आने वाले समय में, ताकि हम एक समान रूप से एक्सेस प्रोवाइड करा सकें, एक्सेस ऑफ क्वालिटी केयर। दूसरा, कुछ इनोवेशंस की अब जैसे कम्युनिटी लेवल जो सिस्टम्स हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में कोई जवाब नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ पे कि अभी डॉक्टर भंडारी साहब ने भी बात की कि टेली कंसल्टेशंस की जो अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं पूरे राजस्थान में, उनके थ्रू वहाँ तक भी घर बैठे ही कोई ग्रामीण परिवेश से, चाहे अर्बन सेटिंग्स में, घर के नज़दीक जाकर भी और एक्सपर्ट की, सुपर स्पेशलिस्ट की सेवाएं ले सके, और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन एज वेल एज द क्यूरेटिव केयर हैंड इन हैंड जा सकें। तो कुछ इनोवेशंस राजस्थान को देखते हुए, जिस तरह के हमारे जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, उनमें करने की आवश्यकता है। और जैसा बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग जिलों में बन जाने की आवश्यकता है, और न केवल जो ट्रेनिंग है उनको, बट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको और दुरुस्त होने की थोड़ी आवश्यकता है, ताकि सुपरवाइज कर सकें और मोटिवेशन नीचे के स्तर तक, दूरस्थ लेवल तक लोगों में पाया जाए। ये मुझे लगता है कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कि अभी और काम बाकी है, करना बाकी है। डॉक्टर भंडारी, जिस इनोवेशन की अनिल जी बात कर रहे हैं, आप तो अक्सर वो करते रहे हेल्थ सेक्टर में, अभी एसएमएस में जो एक्सपेंशन हो रहा है सब, लेकिन अभी भी एक धारणा है लोगों में कि अगर आपको बहुत सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज लेनी है तो लोग बड़े शहरों का रुख करना चाहते हैं, दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, बेंगलुरु जाइए। इसमें क्या करने की अभी ज़रूरत है राजस्थान में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में फिनोमेनन अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स और प्रोफेशनल एफिशिएंसी पिछले कुछ सालों में हुआ है। अब ये परिपाटी बड़े शहरों की चेंज हो रही है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में 8 से 10 राज्यों के पेशेंट अब हमारे प्रदेश में आते हैं। कोविड टाइम्स में करीब हमारे 15% पेशेंट बाहर के राज्यों से आए। जो टर्शरी केयर का एक्सीलेंस अब हमारे राज्य में डेवलप हो रहा है। आप सोच सकते हैं, हमारा राज्य मेडिकल कॉलेज में देश का प्रथम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। जो रोबोटिक सर्जरी हर डिपार्टमेंट में, गायनी, यूरोलॉजी में अवेलेबल है। वर्ल्ड क्लास स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ अवेलेबल है। वर्ल्ड क्लास ट्रॉमा सेंटर अवेलेबल है। तो अब जो मेडिकल फील्ड में जो मोस्ट एडवांस और टर्शरी सर्विसेज हैं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवेलेबल है। और प्रदेशवासियों के लिए तो इट इज़ इन ए गोल्डन ईरा दैट एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो कुछ सालों पहले जो उल्टा फ्लो था राजस्थान से बाहर, अब ये इनफ्लो शुरू हो गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जो एसएमएस में आईबीटी टावर बन रहा है वो देश का सबसे ऊंचा टावर होगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वहाँ हर तरह की जो मोस्ट एडवांस टर्शरी केयर अवेलेबल होगी।
अभी जो मिशन 2030 में जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, आज जो मेडिकल कॉलेज में बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट और एजुकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला हर छोटे टाउन में आ जाएगा। प्रोबेबली हमें इतना अनलिमिटेड सपोर्ट गवर्नमेंट से एक एग्जाम्पलरी के तौर पे मिला है। जो भी हम प्रपोज करते हैं, गवर्नमेंट का, ऑनरेबल सीएम का, गहलोत साहब का यही मानना है कि यू हैव टू हैव बेस्ट इन द कंट्री, बेस्ट इन द टाउन। मैं एक आपको स्टेटिस्टिक्स देना चाहूँगा। अगर आप अमेरिका में एक एमआरआई करवाना चाहते हैं, वहाँ का वेटिंग लिस्ट है 2 से 6 हफ्ता। इंग्लैंड में अगर आप एमआरआई करवाना चाहते हैं, वहाँ का वेटिंग लिस्ट है 1 हफ्ते से 6 हफ्ता। एसएमएस अकेले में प्रतिदिन 350 एमआरआई और 650 सीटी स्कैन्स होते हैं। दिस इज अंडर कवर ऑफ चिरंजीवी योजना। मोस्ट एडवांस वर्ल्ड की मशीन्स हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो गया है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस डेवलप हो गया है, पेशेंट केयर डेवलप हो गई है और वो मिशन 2030 तक और बढ़ जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर, स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर्स भी अब लुक फॉरवर्ड करते हैं राजस्थान में काम करने के लिए। वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनको बेस्ट सिचुएशन में काम करने का मौका मिला है। सो जो आपका कंसर्न था कि ये जो फ्लो ऑफ पेशेंट है, अब मेरे ख्याल से ये मार्केटली कम हो गया है। इनफैक्ट बाहर के प्रदेशों से मैं जानता हूँ कि बहुत अधिक पेशेंट आते हैं। कोविड टाइम में करीब 25 पेशेंट एयर एम्बुलेंस द्वारा आरयूएचएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए और वो ठीक होके गए। दिल्ली से प्रतिदिन हमारे यहाँ कुछ एम्बुलेंसेज आती थी। दिस इज़ बिकॉज द क्वालिटी केयर वॉज बेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज बेस्ट एंड प्रॉब्ली ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बेस्ट ऑफ मेडिकल टीम, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनलिमिटेड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान देश का पहला प्रदेश था जहाँ कोविड में डे केयर सेंटर शुरू किया गया। कोविड में 2 तरह के पेशेंट हुआ करते थे, एक तो जो अधिक सीरियस जिनको आईसीयू में रखा जाए, दूसरे जिनको घर पे ट्रीट किया जाए, बट एक मिडल ऑर्डर के पेशेंट जिनको रेमडेसिविर लगा के घर भेज दिया जाए। बिकॉज कोविड में हॉस्पिटल में रहना एक बहुत ही मुश्किल था। हमें इतना गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला कि हमने बेस्ट डे केयर सेंटर्स क्रिएट किए गए। सो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया व्हेन बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड, बेस्ट ऑफ सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड। जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है डॉक्टर भंडारी, तो प्रिवेंशन और प्रेडिक्शन बड़ा मायने रखता है। जिस तरह से आपने कोविड में जिक्र किया प्रिवेंशन का, अभी जो हमारी जो वीज़ वेस्ट से तुलना होती है इंडिया की, हम मेडिकल रिसर्च में कहीं ना कहीं पीछे दिखाई पड़ते हैं। अभी हमें कोई मेडिसिन का बड़ा, अब इन दिनों कोई नोबेल प्राइज़ की जब बात होती है तो बड़ा हमारा चुनौती लगता है कि ये इस तरह से टीचिंग्स की जब स्टाफ की बात होती है मेडिकल में, तो उसमें कहीं शॉर्टेज दिखता है। इनको कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है? मैं आपको बताऊं, राजस्थान मेडिकल रिसर्च में भी सबसे अग्रणीय है। हमारे यहाँ पे जो, मैं अगर एक मेडिकल कॉलेज एसएमएस की बात करूं, जबकि इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, नंबर ऑफ नए आर्टिकल्स, नंबर ऑफ इनोवेशंस, वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होते हैं। यहाँ के कंसल्टेंट हर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट करते हैं, या चेयरमैन होते हैं या भागीदार होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मार्च 20 में कोविड आया था, एसएमएस मेडिकल इंस्टीट्यूट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो हमने 20 कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो गई थी, उनका लंग बायोप्सीज किया और हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया कि कोविड में लंग्स में ब्लड क्लॉट भी बन जाते हैं। रेमडेसिविर नामक दवाई को रिसर्च के माध्यम से ही हमने पहले 4 महीने में यूज़ करना शुरू किया, जबकि यूएस एफडीए ने बहुत लेटर यूज़ किया। हमने यहाँ पे रिसर्च के द्वारा टोसिलिजुमैब नामक ड्रग को यूज़ करके सेकेंड वेव में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लाइफ को बचाया। हमने टोसिलिजुमैब को जून जुलाई 20 तक यूज़ करना शुरू कर दिया, जबकि इंग्लैंड में इस ड्रग को नवंबर दिसंबर में अप्रूव किया गया। तो इस रिसर्च में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो पेशेंट मास। राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारी स्कीम्स के कारण आते हैं। दूसरा, रिसर्च में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में 2200 तरह के टेस्ट फ्री होते हैं, 2200 तरह के टेस्ट फ्री होते हैं। अतः
निरोगी राजस्थान या प्रिवेंशन को कैसे किया जा सकता है? हर व्यक्ति का ब्लड शुगर हो, हर व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल हो, हर व्यक्ति का थायराइड हो, हर व्यक्ति का विटामिन टेस्ट हो। नॉर्मली अगर ये एट ए कॉस्ट होता तो लोग इतना आगे नहीं आते। बिकॉज ऑफ द मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इन्वेस्टिगेशंस इतने अधिक होते हैं कि हमारा प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी बहुत अधिक हो गई है, जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है, रिसर्च में हमको बहुत मदद मिलती है। तो बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव रिसर्च हमारे यहाँ पे वो हमारे ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती है और हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे रिसर्च को सपोर्ट करती है। तो बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज़, हमारा रिसर्च भी बहुत अपग्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर आपको राजस्थान एक पायनियर, मैं सोचता हूँ 2030 तक हम एक पायनियर रिसर्च स्टेट भी हो जाएंगे। मोहम्मद, जैसे डॉक्टर भंडारी बता रहे थे कि जो अर्ली डायग्नोसिस की बात होती है, आप डेटा पे काम करते हैं, इससे कितनी बड़ी हेल्प मिल सकती है? जो टारगेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात हो सकती है, तो जो अर्ली डायग्नोस है उससे बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है पॉपुलेशन को। तो कौन से जो चेकअप्स हैं, जो 2200 चेकअप्स बता रहे हैं, ये किस तरह से लक्षित ढंग से पहुंचा करके लोगों को बचाया जा सकता है? आपका मॉडल कितना इसमें काम आ सकता है आगे 2030 आपने तक? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली। जैसा कि डॉक्टर भंडारी ने कहा कि प्रिवेंटिव लेवल पे ही अगर चीज़ें डायग्नोस हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं और यू कैन सेव लॉट मोर लाइफ्स एक्चुअली। सो अभी जैसे मैं बात करूं आपसे, तो स्मार्टफोन अब हमें डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जीभ और आँख के फ़ोटो से आप पता कर सकते हैं कि ये महिला एनीमिक है या नहीं है। ये डेटा शेयर किया जा सकता है और अर्ली डिटेक्शन जो है हमेशा वो आपको बेहतरी की तरफ ले जाता है। जैसे कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट में इसी प्लेटफॉर्म से एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू हो रहा है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें वॉइस सैंपल से आप पता कर सकते, कफ के वॉइस सैंपल से पता कर सकते हैं कि टीबी सस्पेक्ट है या नहीं है। तो ये कम्युनिटी लेवल पर अगर ये इस तरह की स्क्रीनिंग्स हम रियलाइज़ कर पाते हैं अगर और सही तरीके से पता कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक दूरगामी जो है वो आपको फ़ायदा दिखेगा। बिग डेटा की जहाँ तक बात है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपने आप में एक एमर्जिंग फील्ड है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपके पास एंटीनेटल चेकअप्स के मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि होने वाला बच्चा जो वो माल नरिश्ड होगा या नहीं, सो दैट यू कैन टेक अर्ली एक्शन। और आप नर्स जो होती है गांव में, उसको आप अलर्ट कर सकते हैं फॉर फास्टर फर्दर एक्शन बेसिकली। तो इस तरह के जो कटिंग एज रिसर्च है कम्युनिटी लेवल पे यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली हम उस जोन में भी काम कर रहे हैं और स्टेट को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आजकल जो एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है इस डेटा फील्ड में, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने उसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जियो कोऑर्डिनेट्स अक्रॉस स्टेट। आप देख सकते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज एक ऐसी रियलिटी हो चुकी है एक्चुअली। सो इन जो आपके पास सोशियो इकोनॉमिक डेटाज है, पहली दफ़े राजस्थान में आपके पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा है जो विलेज लेवल तक की ग्रैनुलरिटी हमारे पास मौजूद है, जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का होता है। तो चूंकि हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है, इसको आप लेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट क्लाइमेट जो सीरीज़ डेटा हमारे पास में है, और ये पता कर सकते हैं कि इस पे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसर्च, इस तरह के बहुत सारी ऑलरेडी राजस्थान में हो रहा है। अब बात ये आती है कि मिशन 2030 की हम बात करते हैं अगर, तो आने वाले सालों में डेफिनेटली इसका आपको असर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे तो ज़रूर से दिखने वाला है एक्चुअली जी। अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, मैं अब चारों एक्सपर्ट से चाहूँगा कि आप 2030 का मिशन जो है, आप अपने अपने क्षेत्र से एक स्टेटमेंट आप जो चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं मिशन 2030 में, एक सिंगल लाइन जो आप अपेक्षा रखते हैं शामिल होना चाहिए। बाय 2030 तक मैं सोचता हूँ जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान एक मोस्ट हेल्दी मॉडल स्टेट होगा जहाँ पे प्रिवेंटिव या निरोगी राजस्थान और क्यूरेटिव और टर्शरी केयर हर कोने, प्रदेश के कोने में उपलब्ध होगी। डॉक्टर शक्तावत। मिशन 2030 के अंदर हम एक बड़ी विज़न के साथ प्रवेश कर रहे हैं, और जिस मिशन के साथ प्रदेश की जनता से हम उम्मीद करते हैं, प्लस जो राज्य सरकार
जिस ढंग से इसको मिशन मोड में लिया है, उस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि जो हमारा टर्शरी केयर रेफरल है वो काफ़ी हद तक कम रहेगा। उसका रीज़न मैं ये देना चाहूँगा कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में रही है, चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, उन सेंटर्स को हम इस लेवल पर इस मिशन के तहत डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, जिसमें कि हम प्राइमरी स्टेज में ही किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करके उसका क्योर एक नीचे के लेवल पर, रूरल लेवल पर हम दें, ताकि अर्बन का जो एक पेशेंट लोड है वो किसी लेवल पर हम कम कर सकें। मैं जो सपना देखता हूँ राजस्थान के लिए कि जीरो प्रिवेंटेबल जो डेथ्स है, मैटरनल डेथ है, कोई बच्चा अकारण ना मरे और हर बच्चे का जो सर्वांगीण एंड संपूर्ण विकास हो। हार्वर्ड ने अभी रिसेंटली साबित किया है कि अगर घर का माहौल अच्छा हो और बच्चे को अगर शारीरिक रूप से सब कुछ ठीक मिले तो 1 सेकंड में 1 लाख न्यूरोनल कनेक्शन बना सकता है। मैं वो सपना देखता हूँ कि हर बच्चा, चाहे वो डूंगरपुर की ढाणी का हो चाहे जयपुर का हो, हर बच्चे में वो गति से वो मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। मोहम्मद, आप? मैं एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना चाहता हूँ 2030 तक, एक डेडिकेटेड ई हेल्थ डिवीज़न के द्वारा, डिपार्टमेंट के सहयोग से, जिसमें कि कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी बच्चा, महिला जानकारी के अभाव में उसकी जान ना जाए, चाहे जानकारी अधिकारी के पास ना हो, जानकारी उनके पास ना हो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म उस दिशा में कार्य करे 2030 तक का मैं ऐसा मेरा। हम उम्मीद रखते हैं आप चारों का जो सपना है वो 2030 तक पूरा हो। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।